बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून है और दिन है बुध का। इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी का जो भरम है वो बुरे तरीके से टूट गया है और ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि कौन है जो इस हुकूमत को चला रहा है, कौन है जो शबाशी को गिरने नहीं दे रहा, कौन है जो शबाशी को बरकरार रख रहा है, कौन है जो इत्तेहादियों को मना कर रख रहा है, कौन है जो इत्तेहादियों को टूटने नहीं दे रहा, कौन है जो इत्तेहादियों की चीज़ें मैनेज कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत मोतबर गवाही आई है और बल्कि अब तो गवाहियाँ आ रही हैं। यानी आप अपोजिशन को छोड़ दें जो पीटीआई कह रही है, यानी आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़ दें जो वो कह रही हैं कि एक ब्रिगेडियर साहब बैठ के चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। चलें, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जी को सबूत दें, ठीक है, वो हम नहीं मानते। पीटीआई अपोजिशन में है, मान लेते हैं कि झूठ बोल रहे होंगे, छोड़ दें, इग्नोर कर दें, गलत बयानी कर रहे हैं। शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं? शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं जब जाता था GHQ मीटिंग के लिए बतौर वजीर तो अंदर शबाशी पहले से बैठे होते थे और कई बार मुझे इंतजार करना पड़ता था कि उनकी मीटिंग लंबी हो जाती थी। मैं आके इमरान खान को बताता था कि इमरान खान साहब जो है वो अंदर शबाश से बैठा था, तो इमरान खान कहते थे यार सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी शबाश को वज़ीर आज़म बनाए, किसी को बना देंगे, इसको नहीं बनाते। और इमरान खान ये दुरुस्त कहते हैं, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट उस शरीफ खानदान से डील कर लेगी जो शरीफ खानदान जिसके बारे में हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमें बताया करती थी कि गद्दार है, मोदी के यार है, करप्ट है, चोर है, लुटेरे हैं, डाकू हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले हैं, पाकिस्तान को खोखला करने वाले हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड सरेंडर करने वाले के मनसूबा बनाने वाले हैं, जाके मोदी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले हैं, पाकिस्तान की फौज में बगावत कराना चाहते हैं, कश्मीर को सरेंडर करना चाहते हैं। पता नहीं कौन सा इल्ज़ाम है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस खानदान पर नहीं लगाया, जिस खानदान को अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हम पर और इस मुल्क पर मुसल्लत करके इस मुल्क को की बुनियादें जो है वो हिला दी हैं। अब कल एक तो परसों, ये है तो पुरानी बात, एक तो इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि अब्दुल अकबर चतराली जो है, जो मेरे ख्याल को MMA की सीट पर जीत गए थे, उनको धमकी दिया है सादिक ने कि अगर आप जो है जो रवैया रख रहे हैं तो हम आपके खिलाफ रेफरेंस भी भेज सकते हैं। जो मैंने, क्योंकि अयाज सादिक साहब की तकरीर नहीं सुनी, मैंने इनकी अब्दुल अकबर चतराली साहब की सुनी है। वो मेरा ख्याल है कि वो यही कह रहे थे क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया MMA के प्लेटफॉर्म से, अगर रेफरेंस भेज दिया जाए तो आपकी सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि आपने जो शबाशी को वोट दिया MMA ने, तो आपने वोट नहीं दिया, आपने बायकॉट किया, तो आप आइन के मुताबिक फारिग हो सकते हैं। इस पर अब्दुल अकबर चतराली ने कहा कि अयाज सादिक ने धमकी दी है कि वो रेफरेंस भेजेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमती बेंचों पर आ जाओ वरना तरक्याती काम तुम्हारे इलाके में नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे इलाके वाले खुददार हैं, गैरतमंद हैं, हम सूद के खिलाफ हैं, इस्लामी रवायात के पासदार हैं और ये जो कहते हैं कि तुम्हें तरक्याती फंड नहीं देंगे, बजट नहीं देंगे, क्या तुम अपने किसी के बाप या दादे का पैसा है, कोई घर से पैसा लाए, ये अवाम के टैक्स का पैसा है, ये कर्जों का पैसा है जो पूरे मुल्क में खर्च हो रहा है, तो मेरे हल्के में भी खर्च होना चाहिए। और उन्होंने कहा सब हाथ में रहे, मैं मंडी का माल नहीं हूँ कि मुझे खरीदा जा सके, ना मैं बिकने वाला हूँ। उसके बाद आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की आर्मी चीफ के हक में कि आर्मी चीफ का कैनेडा में विजिट था, वहाँ की पार्लियामेंट के एक मेंबर ने तनकीद की कि 50,000 कैनेडियन डॉलर पैसे का ज़िया है आर्मी चीफ के लिए जो खर्च किया जा रहा है। और फिर उन्होंने कनाडा की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स की बात की कि वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, कश्मीर, फ़लस्तीन, रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पर जो है वो कनाडा चुप है। अच्छा, कनाडा को पे हमले भी करते रहे, मिन्नत तरला भी करते रहे, हम बड़ा अदब करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, तल्लुक रखना चाहते हैं, अच्छा तल्लुक है और फलाना है और ढींगना है और ये है और वो है। यानी आर्मी चीफ को भी खुश कर रहे थे और कनाडा को भी साथ साथ मिन्नत तरला कर रहे थे और नहीं ये है और वो है, इस तरह से। बाकी अगर मैं हैरान हूँ कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब की वो जो रुकने पार्लियामेंट है कनाडा का, जिसके खिलाफ इन्होंने तकरीर किया है, अगर उस रुकने पार्लियामेंट ने ख्वाजा आसिफ साहब की फौज के खिलाफ की गई तकरीरों का इंग्लिश में तर्जमा करके और जारी कर दी और वहां में पढ़ दी या वहां जमा करा दी, तो कोई इनके रह जाएगी इनकी को साख। जो ये फौज के बारे में कह रहे हैं कि फौज, ये कहते रहे कि फौज जो है वो आवाम के हड्डियों से गोश्त तक नोच के खा गई और फौज गद्दार है, फौज ये है, फौज ये है, सारी जंगें फौज हारी थी, हमें झूठा सबक पढ़ाया जाता है, फलानी जंग जीत गए थे, इन्होंने सरेंडर किया था, ये ऐसी ऐसी बातें की हुई हैं जो कोई पाकिस्तानी कर ही नहीं सकता। लेकिन जाहिर है आजकल तल्लुकात अच्छे हैं और वैसे ख्वाजा आसिफ साहब के तो हमेशा तल्लुकात अच्छे रहे। इलेक्शन की रात भी इन्होंने फ़ोन किया था और शायद ये जो तकरीर इन्होंने हक में की ये उस रात का एहसान चुका रहे थे। तो साथ ही उन्होंने कहा हमने इक़्तिदार में आके कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। मैं हैरान हूँ, अभी इंतकामी कार्रवाई नहीं है। तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं पे 15-15, 20-20 FIR हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, तो इन्हें मज़हब के इन्होंने FIR कराई और अभी कह रहे हैं हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। दौरी शरीयत वालों का उन्होंने कहा कि उनकी जो लॉयल्टी होती है, वफादारी होती है, वो तकसीम होती है, यानी मशकूक होती है। तो ये तो फिर नवाज शरीफ के बच्चे वहाँ पर दौरी शरीयत रखते हैं, हसन हुसैन नवाज शरीफ खुद बाहर बैठे हैं, UK की उससे बैठे हैं, आशीर्वाद से बैठे हैं। उसके बाद राजा रियाज ने भी मजम्मत की आर्मी चीफ के खिलाफ, उन्होंने कहा जो कनाडा में हुआ है। अब आ जाए जनाब, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप
ना माने शेख रशीद की बात, आप ना माने। शेख रशीद की भी मैं समझता हूँ मोतबर गवाही है, लेकिन इतनी मोतबर नहीं है। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात बिल्कुल नहीं मान रहा, क्योंकि जाहिर है उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। एक लम्हे के लिए फ़र्ज कर लें उनकी बात नहीं मानते, हम छोड़ दें उनको। शेख रशीद की मोतबर गवाही है, लेकिन इतनी मोतबर नहीं है। अब आ जाए सबसे मोतबर गवाही जो आप पहले सुन भी चुके हैं, लेकिन आपको मैं ये पूरे बयानात सुनाता हूँ इनके दो लोगों के। एक जनाब असलम होतानी और एक जो है वो खालिद मुगस्सी, ये बाप के। अच्छा, अब इसमें हमें एक बताया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी न्यूट्रल है, लेकिन असलम होतानी बताते हैं कि जब वो आसिफ अली जरदारी के पास गए और उन्होंने कहा जी मेरी स्कीमें एहसन इकबाल नहीं डाल रहे, उन्होंने कहा नहीं मानी। शबाशी के पास गए कि मेरी एहसन इकबाल स्कीमें नहीं डाल रहे, उन्होंने नहीं मानी। वो कहते हैं जब किसी ने किसी की बात नहीं मानी, ना शबाशी की बात मानी गई, ना आसिफ अली जरदारी की बात मानी गई, फिर वो उन्होंने जब माइक उन्हें नहीं पता था कि बंद है, उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर से मैंने पहले उन्होंने कहा कि किसी से मैंने फ़ोन कराया, फिर जब वो बैठे सीट पर उन्हें नहीं पता था कि माइक खुला है, उन्होंने कहा मैंने सेक्टर कमांडर से फ़ोन कराया। तो इसका मतलब यह है कि सेक्टर कमांडर बैठकर ये हुकूमत चला रहे, सेक्टर कमांडर बैठकर और इस हुकूमत को बरकरार रखे हुए। अगर सेक्टर कमांडर फ़ोन ना करते और इनकी स्कीम ना डलती, हुकूमत से अलग हो जाते, शबाशी की हुकूमत गिर जाती। तो अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर इस हुकूमत को चला रही है, इत्तेहादियों को मना रही है, इत्तेहादियों को साथ रखा हुआ है, चाहे किसी को ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, किसी को मैनेज करके रखा हुआ है, किसी का मिन्नत करके रखा हुआ है, तरला करके रखा हुआ है, या किसी का काम करवा के रखा हुआ है। अब आप ज़रा सुन लें पहले कि ये क्या नाम है इनका, ये जो असलम होतानी है इनकी पूरी तकरीर, और फिर आगे मैं आपको सुनाता हूँ उनकी 1 मिनट की है खालिद मुगस्सी की। जनाब मोहम्मद असलम होतानी साहब, सर मैं बजट में तो जो तकरीर करनी थी कर चुका। आज मैं एक एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। हम सर पीटीआई के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। किसी की मोहब्बत में किसी के प्यार में, किसी की मोहब्बत में किसी के प्यार में। किसकी मोहब्बत है जिसके लिए इतना सब कुछ कुर्बान कर दिया? एक ही है वो हस्ती जिनकी मोहब्बत में हो सकता है। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे न वजारत चाहिए न ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी, पीएसटीपी की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब पीएम के सामने एहतजाज किया, वहां भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहां से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वजन है तो जरा एहसन इकबाल को कहो। मुझे एक बात बताएं, मतलब असलम होतानी साहब का क्या ताल्लुक है सेक्टर कमांडर के साथ? उस तो क्या बनता है? कौन सा आइन कानून कायदा कहता है कि आप सेक्टर कमांडर को फोन करेंगे? मैंने फोन करने वालों को फोन किया कि अगर आपके फोन में दम है, इसका मतलब यह है कि क्योंकि मैंने आपके कहने पे तो शामिल हुआ था, तो अब अगर आपके फोन में दम खम है तो मेरा ये काम करवाएं। इसके अलावा तो कोई और नहीं बनता। वरना कौन सेक्टर कमांडर का कौमी असम्बली के किस साथ क्या काम है? तो वाज़ेह हो गया कि फोन पे इनको शामिल करवाया था और फोन पे ये काम करवा रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे फोन पे तो आए थे, फोन करो वरना हम हुकूमत छोड़ते हैं। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। सर ये इलेक्शन साल है, इलेक्शन में हमने लोगों के पास जाना है। अब सर अगर 40 करोड़ की आप स्कीम देते हैं, 8 करोड़ उसकी एलोकेशन करते हैं, तो ये 5 साल में कंप्लीट होगी ना? पता नहीं 5 साल बाद मैं इलेक्ट होकर आता हूँ, एहसन इकबाल आते हैं, किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन है? तो इस साल हम फिर क्या करेंगे? अब सर 8 करोड़ वो भी किस्तों में मिलेंगे, 20%, 10%, 15% पूरे साल में। अब आप बताएं कि इलेक्शन में अनसर्टेनिटी होगी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आके ये काम उठाएगा कि जी मैं 40 करोड़ का काम उठाऊंगा और ये मुझे किस्तों में 8 करोड़ मिलेंगे? वो भी आखिरी साल में ये किस्त काट देते हैं। सर जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी। जब पीटीआई के साथ थे अरबों रुपए मिले, 100% एलोकेशन थी, जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। पीटीआई जो बजट जो चीजें दे गई थी वो भी काट लिया, फिर भी बैठे भोतानी साहब, क्योंकि जाहिर है फोन, फिर आपको पता है ना फोन से क्या होता है। मैंने कहा ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे? फिर कहते हैं कि जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड है पीएसडीपी में जिसकी स्कीम होगी उसको नहीं देंगे। तो सर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे? हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे, ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। पीटीआई में थे, खुश थे, इधर क्यों आए हैं? उधर खुश थे, तो कोई तो लाया है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। और कहते हैं आपके पास अभी तो 2 वोटों की हुकूमत है, 10 की होती तो आप तो मुंह ना लगाते।
क्यों मुंह लगाएं? इन्हें पता है कि आप लोग सेक्टर कमांडर के फोन पे आपने इधर उधर जाना है, तो उन्होंने सेक्टर कमांडर को ही खुश रख रहे हैं, आपको क्यों खुश रखेंगे? उन्होंने उनको खुश रखना है, जो उनको लाए, जो उनको हटा सकते हैं, तो आपको क्यों वो खुश रखेंगे? सर आप प्लीज इस तरह करें। और ये सर मैं तो बोलता हूं, लेकिन जितने इत्तेहादी है सबके साथ यही रवैया है। कुछ शराबत में नहीं बोलते हैं, लेकिन हम सर नहीं कर सकते। तो सर ये नाइंसाफी है। मतलब अब जरदारी साहब ने 58 आदमी आपको करके दिए हुकूमत बनाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब से गिला नहीं है, वो हद से ज्यादा इज्जत करते हैं। हमें सर पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे। हाँ, ये लोग कह रहे हैं वहां इज्जत नहीं थी, फंड थे। यहाँ ना इज्जत है ना फंड है, दोनों चीजें नहीं है। अरबों रुपए के फंड्स थे। अब लोग कहते हैं कि आप जाके वहां इज्जत कमाएं और हमें पीने का पानी न मिले। तो सर ये इज्जत को पीएम साहब की बड़ी मेहरबानी, जरदारी साहब पीएम साहब बहुत इज्जत करते हैं हद से ज्यादा। लेकिन सर आप इनको बुलाएं हसन इकबाल साहब को। नहीं तो सर 1 साल रोजाना मैं असेंबली में एहतजाज करूंगा, ताकि मेरे लोग सुने कि क्या हो रहा है। और ख्वाजा साहब और सरदार अयाज सादिक साहब बैठे हैं। सरदार अयाज सादिक को पता है कि क्या हमने बात की, फिर भी उसने नहीं डाली, फिर टेलीफोन करवा के डलवाई, और फिर भी उन्होंने लॉलीपॉप दिया 20%। अब आप बताएं कि इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती है ना। जनाब का पॉइंट रजिस्टर हो गया। सर सरदार अयाज को भी पता है और ख्वाजा साहब दोनों को पता है। मुझे एक बात बताएं, वो कह रहे हैं 1 साल तक रोजाना एहतजाज करूंगा, हुकूमत नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिन्होंने लगाम पकड़ाई है शहबाज शरीफ के हाथ में, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। 1 साल एहतजाज करते रहेंगे, जूते खाते रहेंगे, जलील होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे, हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। आगे बाप वाले मगसी साहब को सुन लें। जनाब खालिद मगसी साहब। जी सर शुक्रिया जनाब। अब मुनासिब तो नहीं लगता, मगर मजबूरन गिलाएं देनी पड़ेंगी। पीटीआई की हुकूमत थी जी, एक माहौल बन गया और ये तब्दीली हुई। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। तो हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही जितोती खोती उतने आंख खिलौती, कोई मजा नहीं है सर। सबसे पहले जब हमने देखा मिनिस्ट्रियों पे सुन रहे थे कि लड़ाइयाँ बंडरबाग, वो उसकी नहीं, जैसे इसी मकसद के लिए आए थे। कोई बड़ा मकसद नहीं था कि जी वो यहाँ से निकल जाए और बस हमें लगा के बैठ जाए। तो शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं है, सारी चीजों को दुरुस्त कर लें सर। अभी तक टाइम है, 1-2 महीने गुजरे हैं, कुछ नजर आना चाहिए। और नहीं तो सूखा अखलाक ही दिखा दें। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको जरा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। शुक्रिया। भाई चुप करके बैठे हैं, वरना चुप करके बैठे हैं, कुछ भी ना दें, चुप करके बैठे हैं। ज़ाहिर है इनको पता है औकात नहीं है किसी की भी छोड़ के जाने की। अब खुद फैसला कर नहीं सकते बाप वाले और एमकेएम वाले और ये सारे। तो ये सूरत हाल है जो आपने देख ली। तो इसका मतलब यही है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कहने की हद तक न्यूट्रल है। वरना सेक्टर कमांडर का क्या काम है कि जो मंसूबे जो है वो जारी करवा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।